नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश का सवाल में आपका स्वागत है। राहुल गांधी 3 दिन की केदारनाथ यात्रा पर पहुंचे हैं। यह उनकी दूसरी केदारनाथ यात्रा है। इससे पहले 2015 में भी वो केदारनाथ गए थे। कांग्रेस इसे राहुल की निजी आध्यात्मिक यात्रा बता रही है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी केदारनाथ यात्रा को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले महीने अक्टूबर में ही राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए, मत्था टेका, लंगर खाया, पानी और जूतों की सेवा की। अक्टूबर में ही बहन प्रियंका के साथ तेलंगाना के रामप्पा मंदिर गए। राजनीति के जानकार कहते हैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है ताकि वो बीजेपी के जो हार्ड हिंदुत्व है उसको टक्कर दे सके। 2017 में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपनाई थी गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान। हालांकि गुजरात में तो कांग्रेस कोई करिश्मा नहीं कर पाई, लेकिन कर्नाटक चुनाव में उसे इसका फायदा मिला। अगले साल आम चुनाव भी हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए राहुल केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक भी करेंगे। क्या हैं इसके राजनीतिक मायने, समझेंगे अपने गेस्ट पैनलिस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। आपने देखा होगा कि जो राम विरोधी है, अभी इसमें चुनाव है, चुनाव का मुद्दा है, हर कोई जो है हिंदुओं को जो है अपने बस में करना चाहता है। परंतु जितने भी हिंदू, जितने सनातनी है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और मोदी जी ही 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे भारत में नहीं, आप पूरे विश्व में वो राज करेंगे। पूरे विश्व के नेता इस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से सबसे प्रथम मोदी जी है। राहुल जी की यात्रा अभी नहीं, 1 साल से यात्राएं हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने राम का विरोध किया है, और अभी आपने देखा होगा अभी जितने भी इनके वक्ता है, जितने इनके नेता है, वो राम का विरोध ही करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। इसलिए जितने सनातनी है, कोई भी कांग्रेस को नहीं चाहता है। और कांग्रेस आप जो है बहुत जल्दी से 24 के बाद ये साफ होने वाली है। तो इससे पहले कि डिबेट शुरू करें, आज देश का सवाल आपको बता देते हैं कि चुनाव के बीच राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के मायने आखिर क्या हैं। यात्रा निजी है, लेकिन राजनीति भी तेज हो गई है। क्या राहुल की केदारनाथ यात्रा का चुनावी कनेक्शन कोई है? क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी बहस शुरू होती है। हमारे साथ खास मेहमान हैं जयराम विप्लव जी, हमारे साथ हैं। प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के ऋतु चौधरी जी हमारे साथ होंगी। प्रवक्ता कांग्रेस की वंदना सिन्हा हमारे साथ होंगी। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विप्लव जी, क्या मानते हैं, राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं, बार बार पार्टी की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि उनकी निजी यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। क्यों आखिर उनकी यात्रा को बार बार राजनीतिक बताया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी अगर समझते हैं कि भारत की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, तो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का अतीत भी हिंदू विरोधी था और राहुल गांधी का वर्तमान भी हिंदू विरोधी ही है। और राजनीतिक यात्राएं इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि ये चुनावी हिंदू की तरफ प्रस्तुत होते हैं। चुनाव जब आता है तो ये मंदिर मंदिर जाने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब स्टालिन ने सनातन को मिटाने की बात की थी, तब केदारनाथ जी के इस महाभक्त को याद क्यों नहीं आई थी? इनके मुंह से 2 शब्द निंदा के निकले? नहीं निकले। इनके गठबंधन के दूसरे साथी बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस और प्रभु श्री राम को लेकर तरह तरह की अभद्र टिप्पणी करते रहे। ए राजा ने टिप्पणी की और ए राजा उनकी पार्टी के तो नहीं है ना, उनके साथी तो है ना। आप अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी हम निंदा करते हैं, उसके विचार से असहमति जताते हैं। और ये राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले इनके स्वयं का बयान है कि मंदिर की मूर्तियों में शक्ति नहीं होती। तो कांग्रेसी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कौन होती है उनको सर्टिफिकेट देने वाली हिंदुत्व का, कि वो सही हिंदू है या नहीं है? आपने भी अभी ये जारी किया बयान अपना। बस बस बस, ये तो उनके कर्म सर्टिफिकेट जारी करते हैं ना। जब एक तरफ वो कहते हैं कि मंदिर की मूर्तियों में शक्तियां नहीं होती, दूसरी तरफ चुनाव आते ही मंदिर में मत्था टेकने पहुंचते हैं, तो ये उनके कर्म ही सर्टिफाइड कर रहे हैं कि वो चुनावी हिंदू है। ये वही लोग हैं जो कहते थे। राहुल गांधी अपने बयानों को देख लीजिए ना, उनका अतीत क्या है। ये जाकर के
कहते हैं अमेरिकी राजनीति से कि हिंदू संगठन बीजेपी जो है जो वो प्रतीकों की ISIS से राजनीति ज्यादा करती है, खतरनाक है। बीजेपी जो प्रतीकों की राजनीति करती बीजेपी है, प्रतीकों वो की हिंदुत्व है। राजनीति नहीं करती, बीजेपी उसमें आस्था रखती है। बीजेपी ने आस्था के सवाल पर प्रश्न उठाया था और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हम चुनाव के लिए मुद्दे नहीं उठाते हैं, हम 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, अपने विचार को लेकर रहते हैं। जब सत्ता में नहीं थे, जब 2 पर थे, तब भी कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, और आज सत्ता में है चलिए तो ठीक है, बदल कांग्रेस नहीं की गए, मंदिर प्रवक्ता थोड़ी देर बनाकर बाद दिखा होंगी रहे हैं। हमारे साथ। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ होंगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी से वंदना सिन्हा हमारे साथ हैं। वंदना जी, क्या मानती हैं आप, क्या वाकई राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उनकी निजी यात्रा है, और जो आरोप उन पर लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि नकली हिंदुत्व है, चुनावी हिंदुत्व है, आप क्या मानती हैं, क्या कहती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये तो सबको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि अभी हर राज्यों से उनके फेयरवेल का टाइम आ चुका है। तो वो तो जो भी चाहेंगे वो बोलेंगे। और जहाँ तक रहा राहुल गांधी जी के केदारनाथ जाने की बात, देखो, किसी की भगवान में आस्था भी हो सकती है या चुनाव के मुद्दे भी हो सकते हैं, तो उसमें टिप्पणी करना ज़्यादा मैं सही नहीं समझती, क्योंकि जो हमने शुरू से जो एक मुद्दा अपनाया चुनाव को लेकर, वो मुद्दा हमेशा अरविंद केजरीवाल जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो काम का मॉडल है, ना तो ये यात्रा का मॉडल है, ना तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी राजनीति करती है, सांप्रदायिक दंगों पे राजनीति करती आई है, उसका मॉडल है। जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है वो पहले भी काम का मॉडल था। वो गारंटी देती है फ्री बिजली की, एक बेसिक नीड्स की, फ्री शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की, बेरोजगारी दूर करने की, एक अच्छी कम महंगाई वाली राज्य देने की। तो आज भी आम आदमी पार्टी उसी गारंटी पे चलती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए अब है नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ना सिर्फ राज्यों से बल्कि देश से भी उनका फेयरवेल का टाइम आ चुका है। तो वो यदि कोई भी दूसरी पार्टी कुछ भी करती है तो उनका वो आलोचना करना या उस पर टिप्पणी करने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि उनके अपने पास कोई एजेंडा बचता नहीं है। कुछ भी ऐसा होगा नहीं जो उन्होंने इतने सालों में किया प्रोफेसर जोशी, वो गिनवाए कि ये काम उन्होंने अच्छा किया है। प्रोफेसर जोशी, क्या ये जो 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्या इसमें आपको लगता है कि हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है? देखिए, हमारे लिए धर्म जो है एक अधिकार है और वो अधिकार देता है हमें भारत का संविधान। हम लोग इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं और स्तुति करने का अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार, अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार हमको संविधान देता है। और ये कोई मुद्दा हमारे लिए नहीं है कि कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है। हमारे लिए जिस आंदोलन को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का आंदोलन बना दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर, जाति जनगणना को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जहां से आपने प्रारंभ करा था, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम लोगों ने और अब देश के लोगों ने मूड बना लिया है, कर्नाटक से, हिमाचल से और अभी अभी उत्तर प्रदेश के घोसी से ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की जो राजनीति है, इसका अंत करने का, इसका सूर्यास्त होना प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ गई है हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, थोड़ी देर उनको लगी आने में। ऋतु जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे ही मैंने सवाल लिया और उन्होंने ये सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि ये नकली हिंदुत्व है, नकली हिंदू हैं, कांग्रेस वाले दिखावा करते हैं, चुनावी हिंदू हैं, इस तरह की बातें सामने आई। उन्होंने कहीं अपने बयान में भी, थोड़ी देर पहले हमारे साथ हैं भी, ये जो आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी केदारनाथ यात्रा पर हैं, रुद्राभिषेक भी वहां पर करेंगे, उससे पहले भी जाते रहे हैं वो हालांकि, लेकिन क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदम हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खेल रही है? देखिए, पहली बात तो मैं इस चीज का मैं खंडन करना चाहती हूँ कि ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, पहले इस बात का जवाब तो दे दे कि जो राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उसमें जितने भी घोटाले हुए हैं और कितने व्यापक स्तर पर घोटाले हुए हैं,
उनमें घोटालों में इनके सभी पदाधिकारियों के नाम है, इनके नेताओं के नाम है, वहां की जो कमेटियां थी उनके अध्यक्षों के नाम है। तमाम भाजपा के क्या नेताओं ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने क्या इस बात का ठेका उठा लिया है क्या श्री राम को भी नहीं छोड़ेंगे और महादेव को भी नहीं छोड़ेंगे? आप देखिए ना, अभी अभी मतलब करोड़ों रुपया लगाकर जो है महाकाल कॉरिडोर बनाते हैं, उसके बाद एक हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पाता है। क्या ये चलिए उन घोटालों पर भी बात करेंगे, उन घोटालों पर भी बात करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर बात करते हैं। जो घोटाले हुए हैं आप अपनी बात रख दीजिएगा बाद में, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हैं और हम देख रहे हैं, मैं कमलनाथ का बयान भी सुन रहा था, वो लगातार सुंदरकांड भी करवा रहे हैं, रामलीला मंचन भी करवा रहे हैं और अब बघेल साहब भी शुरू हो गए हैं, वो भी तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। क्या मेरा जो सवाल है वो यही है कि आपको मजबूर किया, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने मजबूर किया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए। अब आपने सॉफ्ट हिंदुत्व है आपका, हालांकि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार है नहीं, सभी हिंदू है। आप भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, और हर हिंदू को हक है कि वो अपनी जो है रीति रिवाज, अपनी परंपराएं निभाए। उसी हिसाब से जो है बघेल जी भी निभा रहे हैं, उसी हिसाब से कमलनाथ जी भी निभा रहे हैं और राहुल जी भी निभा रहे हैं। बेशक ज्योग्राफिकली तो सब हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान में रहता है, अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए, अगर भौगोलिक स्थिति से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से, तो सब हिंदू हैं। अगर हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहा जाता है तो सब हिंदू हैं। जयराम जी, आपने प्रवक्ता को सुना कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने भी वही बात कही जो मैंने कहा था अभी, कि कोई आप ठेकेदार नहीं है, आप सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते हिंदुत्व का, वही बात आ गई। देखिए आज ये बहस क्यों हो रही है, आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है? चुनाव सामने है और ये बातें करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इन्होंने महादेव का नाम लिया, अच्छा याद दिलाया। महादेव ऐप की चर्चा भी है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। 5,000 करोड़ के घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक 508 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में लालडारी के जादूगर की पूरी कहानी जनता जान गई। तो सत्ता के संरक्षण में सट्टेबाजी का खेल कैसे चल रहा था, ये सारी जो चीजें उजागर हो रही है, ध्यान भटकाने के लिए भी राहुल गांधी की एक कोशिश हो सकती है। राहुल गांधी को तो ध्यान भटकाना है, वो अलग मुद्दा है। बिल्कुल नहीं, वही मुद्दा है ना, वही मुद्दा है, ये सारा मुद्दा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रतीकों की राजनीति। चुनाव आते आते कैसे जज्बाती मुद्दे हावी हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, चुनाव से एक साल पहले तक विकास विकास विकास, महंगाई महंगाई महंगाई, इस बात की रट लगाए लेती हैं सारी पार्टियां, और चुनाव आते आते सिर्फ जज्बाती मुद्दे हावी हो जाते हैं चुनाव पर। यह भी एक जज्बाती मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल है। और ये क्यों हो रहा है आप ये देखिए ना, सवाल मैंने क्यों उठाया। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, जब देखिए वोटरों का, सुन लीजिए मेरा प्रश्न, ऋतु जी मैं आऊंगा, 2 मिनट उनको बोलने दीजिए। जयराम जी बताइए, अपनी बात पूरी कर दीजिएगा जल्दी से। बस मैं पूरी कर लूं। देखिए वोटरों का मूड चेंज होता देख करके यदि आप अपनी आस्था बदल ले तो उस आस्था पर सवाल उठेंगे, इसीलिए चुनावी हिंदू कहा जाता है। किसने बदली आस्था? किसने आस्था बदली बताइए ना। हर दूसरे लाइन में आप टोकेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, वही बता रहा हूं। अगर वोटरों का मूड बदलता देखकर आस्था बदल ले, उस राजनीति को क्या कहते हैं? 2019 में यही आम आदमी पार्टी नानी का किस्सा सुनाते थे केजरीवाल की, औरों की छीनी हुई जमीन पर बने मंदिर में मेरे प्रभु श्री राम नहीं विराजेंगे। और आज आस्था बदल ली इन्होंने, और आज ये तीर्थ यात्रा करवा रहे, स्वयं द्वार राम मंदिर के दर्शन करने चले गए। तो वोटरों का मिजाज बदलता देख करके अगर आप अपना ये चेहरा बनाते हैं तो जनता उस पर सवाल उठाती है, इसलिए आप चुनावी हिंदू कहे जाते हैं। मैं यही बताना चाह रही थी जयराम जी को कि जयराम जी अपना झूठ बोलना शुरू हो गए। ठीक है, जो उनके पास कोई मुद्दे तो होते हैं, घोटाला नहीं होता। बोलना शुरू करती हूँ तो ये डिबेट छोड़कर भाग जाती है। इनका पुराना इतिहास रहा है। 5,000 करोड़ के घोटाले पर आप कुछ कहेंगे? 508 करोड़ बघेल ने किससे लिया? नहीं भागेंगे, डिबेट छोड़कर नहीं भागेंगे। आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, आप ये संतुलन बनाए रखिएगा कि डिबेट छोड़ के मत भागिएगा जयराम जी। नहीं बात तो आप जाएंगे अभी, जैसे चलिए अपनी बात रखिएगा, फिजूल की बातों में मत जाइए, जिम्मेवारी की बातों में मत जाइए। कौन डिबेट छोड़ के भागेगा? छोड़िए, आप मुद्दे की बात रखिए।
अरे ऋतु जी, मुद्दे की 2019 बात की है। हार भूल गए जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ के भाग जयराम गए जी थे। एक मिनट, जयराम जी मैंने देखिए पूरा भगोड़े समय तो दिया आपको, कांग्रेसी होते हैं। पूरा समय जयराम इन्होंने जी दिया बोलने व्यक्तिगत को। टिप्पणी की इसलिए मैंने बोला साहब। सर मैं मैंने जयराम जी, पूरा अपनी अभी समय बात मैंने आपको, खत्म बोलना करके इनको शुरू सुन किया, रहा आप तो हूँ। अभी से ठीक ये है, मुद्दों की अब बात आप करें, मैं अब जवाब आप दूंगा। शांति से 2 मिनट सुन लीजिएगा, अब आप शांति से अपना जवाब सुन लीजिएगा, आपने जो सवाल बोलिए उठाया। बोलिए। ऋतु जी देखिए, इनके पास जमीनी मुद्दे नहीं है। तमाम 9 साल जो है केवल 2 उद्योगपतियों की सेवा करते रहे। अब जब चुनाव का समय आया तो बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या बोले? तो ले आते हैं हिंदुत्व को कि हम तो हिंदुत्व पे बात करेंगे, और वहां पे श्री राम को भी नहीं छोड़ते, वहां पे जो है शिव जी को भी नहीं छोड़ते हैं। और अभी महादेव ऐप की बात कर रहे थे, तो महादेव ऐप जो है वो तो 1.5 साल पहले इंक्वायरी होनी शुरू हो गई उसकी। आपको पता नहीं है क्या इस बात का? जानकारी तो पूरी रखा कीजिए। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही इसकी जांच की थी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही अच्छा। सारे पुख्ता सबूत इकट्ठे किए थे। और उसके बाद अचानक से जो है एक व्यक्ति को जो है यहाँ पे प्रायोजित किया जाता है चुनाव से जस्ट 7 दिन पहले, ताकि भूपेश बघेल की छवि को खराब किया जा सके, क्योंकि आप कहीं टिकते नहीं है। दूसरा, रमन सिंह का नाम और निशान आपने छत्तीसगढ़ से मिटा कर रख दिया। खुद ब खुद जो है मोदी जी और अमित शाह जी स्टेट में से लीडरशिप को खत्म करने का काम कर रहे हैं, और स्टेट में लोगों को बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बहुत ही चीप हथकंडे हैं साहब, नहीं चलेंगे। आप ये बताइए कि अगर हवाला का पैसा होता है तो हवाला का पैसा किसी व्यक्ति को पत्र होता है क्या? किसको देना है? और ठीक है। उसने कैसे देखिए भूपेश आप बघेल के नाम पे ऋतु जी बहस मेरे किसी और पास मुद्दे पर अनुभव है। नहीं है बहस हवाला ना करने हवाला का, पे है, आपके पास ना होगा इस समय अनुभव। भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ, ना इस समय महंगाई की बात कर रहा हूँ, ना इस समय मैं विकास की बात कर रहा हूँ। मैं मुद्दे मेरा मुद्दा कुछ और है, इस बहस का मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है? जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के, वो हमारे सामने हैं। कमलनाथ जी लगातार मंदिर जा रहे हैं, उनका भी बयान आया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। हालांकि तीखी प्रतिक्रियाएं पार्टी के अंदर से आई। देखिए, मैं इसमें फिर से आपको वही बात, आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, मैं एक ही जवाब आपको दे रही हूँ। हमेशा से निभाती रही है। राम मंदिर के ताले किसने तोड़े थे? राजीव गांधी जी के समय तोड़े गए थे। आप ये रामायण का जो प्रसारण शुरू हुआ था, किसने किया था? वो राजीव गांधी जी के समय में शुरू हुआ था। तो हमें ये जो हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, इनको पहले ये खुद तो जान ले कि यहाँ पे कि बाप को सिखाने से पहले बेटे से बात कर ले कि हमको मत सिखाइए, हमसे तो आप सीखे हैं साहब। और कब आप, जब आप पार्टी आपकी थी भी नहीं, उससे पहले तो हम ये कर चुके थे। तो जयराम जी, अच्छा। पहले सोच पढ़ के आइएगा। आप हिंदू धर्म के जो पढ़िए, थोड़ा दिमाग अपना कूल करिए। बौखलाहट में आप कुछ भी बोल रही हैं। पार्टी ने किया है। आपके संरक्षण में तो हिंदू धर्म खतरे में है साहब। आप अगर आ गए तो हिंदू धर्म का नाम और निशान मिटा दोगे आपको, क्योंकि जो अच्छा, वो तो फोटो खिंचवाने के लिए भगवान की फोटो हटा देते हैं। वो तो भगवान को मुद्दों पे बात हो रही है ना अब्दुल साहब, मुद्दों पर बात हो रही है ना। छोटा कर हाँ दिया। हाँ, मुद्दे बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अरे हमारे पास जयराम जी प्रतीकों की राजनीति, अच्छा। प्रतीकों की राजनीति, जो अच्छा, सवाल मैंने अब- पहले भी उठाया अब- था, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रतीकों की राजनीति क्यों करती है? हिंदुत्व क्या ये सिर्फ आपको प्रतीकों में लगता है समाये ना? हुए हैं? ये आपको लगता है? भारत की जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। प्रमाणित है कि भारतीय भाई जनता आप पार्टी के लिए अयोध्या में राम हिंदुत्व मंदिर की बात हो, आप विचारधारा का उठाते हैं, विषय है। काशी आप मथुरा बीच ये में आप उठाते लगातार हैं। अगर बोलेंगे बताइए। ये गलत तरीका है। आप प्रश्न पूछिए, फिर उत्तर सुनिए। बताइए अभी बीच में क्यों बोल रही है? शांति से सुनिए। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा और आस्था का मुद्दा था, है और आगे भी रहेगा। क्या ये है प्रतीकों हिंदुत्व? की राजनीति मैं नहीं वही है। अगर ऐसा देखिए, सबकी होता अपनी तो अपनी हमें समझा परिभाषाएं लीजिए ना। हैं, सबकी हिंदुत्व आपने को लगातार लेकर। अभी भाषण कराया, अरे ये गलत तरीका है ये। आप प्रश्न पूछेंगे, उत्तर नहीं सुनेंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को जितना समय देते अनइंटरप्टेड मुझे भी दीजिए।
ऐसा नहीं होता है। नहीं और बिल्कुल, अब मैं सुनिए, मैंने आपको भी बहुत समय दिया है, आप- मैंने आपको भी बहुत समय अरे दिया है। नहीं देखिए दिया है, अभी आप कंटिन्यू बीच में बोल रहे हैं, लगातार विप्लव जी, बोल रहे हैं, मैं प्रश्न आपको भी पूछे, समय देता उत्तर हूं, नहीं कांग्रेस सुनते। की प्रवक्ताओं को भी समय देता हूं। अब्दुल साहब कृपया सुन लीजिए, या मोनोलॉग कराइए, सुन लीजिए मुझे, मेरा मेरी सवाल, बात को कंप्लीट होने दीजिए 30 सेकंड में। चलिए चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। आप एक मिनट ऋतु जी, एक मिनट ऋतु जी, एक मिनट, पहले इनको कंप्लीट आप कर ये लेने प्रश्न दीजिए। तो राहुल गांधी से पूछिए ना कि आखिर चुनावी वेला में मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अरे माहौल है, चुनावी बेला में इतने सारे ईडी को लाने की क्या जरूरत जाए, थी, ये तो बता दीजिए। क्यों क्यों? अरे ईडी तो जाएगी ना, 508 करोड़ की दलाली खाओगे तो ईडी जाएगी, हवाला करोगे ईडी जाएगी, चोरी करोगे ईडी जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने भारत की जनता से वादा किया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक एक चोर को पकड़कर जेल में भेजेंगे। 9 साल में 2 लाख करोड़ की पीएमएलए तहत रिकवरी करके दिखाई, चोरों के पैसे भी वापस किए, जो पैसे लेकर भागे कांग्रेस के कार्यकाल में, उनसे भी पैसे देश के खाते में आए हैं। सारे चोरों में घबराहट तो इसीलिए है ना, बौखलाहट इसी बात की है। आखिर चोरी होगी, महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ेंगे, 5,000 करोड़ का जनता का पैसा ऐप के माध्यम से लूटेंगे, और 508 करोड़ की दलाली बघेल चच्चा खा जाए, सट्टे वाले कक्का, 30% वाले कक्का तो कैसे छोड़ देगी ईडी? ईडी जी। पकड़ेगी ना। असीम दास कौन है? अच्छा एक कौन बात है बताइए शुभम सोनी? जयराम जी, अब आपको पूछ काफी रही है। समय दे दिया, काफी समय दे दिया, काफी समय दे दिया। मेरे हाँ, साथ बीच दो में मेहमान तो- और भी हैं, बीच में तो बहन जी बोल मेरे गई ना। मेरे साथ वंदना जी भी हैं, प्रोफेसर जोशी भी हैं, मैं उनको भी जरा लूंगा, लेकिन एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। बार बार मैं जो आपसे पूछ रहा हूं कि सिर्फ मंदिरों के इर्द गिर्द अपनी बयानबाजी रखना ही क्या हिंदुत्व है बीजेपी के लिए, या हिंदुत्व के कुछ बड़े मायने हैं? आपकी परिभाषा क्या है हिंदुत्व की? सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा ही हिंदुत्व है क्या? राम सेतु ही हिंदुत्व है क्या? मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि प्रतीकों की राजनीति जो होती है, हिंदुत्व क्या सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमने का नाम है? ये भारत के सांस्कृतिक उत्थान का काल चल रहा है, ये भारत के लिए अमृत काल है, जहां महाकाल कॉरिडोर भी बनता है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर भी बनता है, विंध्याचल कॉरिडोर भी बनता है, मथुरा में कॉरिडोर भी बनता है, और श्री राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। दर्द किस बात का है? भारत का सांस्कृतिक उत्थान। अगर अभी क्यों बीच में ये बोल रही है? मुझे तो बड़ा ज्ञान दे रही थी। ठीक है, ठीक है। एक वंदना जी, जैसा मानदंड रखिए। वंदना जी, आपको क्या लगता है ये सांस्कृतिक उत्थान जो हो रहा है भारतवर्ष का, आप क्या मानती हैं उसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये धर्म के नाम पे राजनीति करती आई है। काम के नाम पे उन्होंने कभी राजनीति की नहीं। वोट मांगने की जब बारी आती है तो धर्म 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 के नाम पे, हिंदुत्व पे इनका कोई कॉपीराइट नहीं है। हिंदुत्व, हिंदू हम सबकी, हमारे देश की आज मैक्सिमम जनता की आस्था है, और ये भारतीय जनता पार्टी का ना कोई पेटेंट है ना कोई कॉपीराइट है। तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी क्यों होती है यदि दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल जी फ्री तीर्थ यात्रा करवाते हैं? क्योंकि इनके पास करवाने के लिए इस तरीके का कोई स्कीम है नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं धर्म के नाम पे। ये वो पार्टी है जो राम मंदिर के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। ये महादेव के नाम पे, ये राम के नाम पे, ये हर भगवान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके वोट लेते आए हैं। लेकिन भारतीय जनता वो इनसे परेशान हो चुकी है। भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक चीजों को पता लग चुका है। इनका भ्रष्टाचार मंदिर से लेके कहां तक है, रोड से लेके, मंदिर से लेके, लोगों के हेल्थ केयर तक, ये सबको पता है। तो ये कितनी भी चाहे कोशिश कर ले, और धर्म की राजनीति, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, धर्म की राजनीति करने ये धर्म की राजनीति करके नहीं जीत पाएंगे अब लोगों का दिल। क्योंकि अब ना तो मोदी जी के चेहरे का जादू चल रहा है, ना तो इनके हिंदुत्व का जादू चलेगा। ठीक है, अब जादू चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ काम का जादू चलेगा, जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल मॉडल करता है। एक सवाल ले लूं। प्रोफेसर जोशी काफी देर से आप तीनों को ही सुन रहे हैं। प्रोफेसर जोशी, क्या सभी पार्टियों को इस बात का मलाल है कि हिंदुत्व का मुद्दा पूरे पर हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हावी हो गई? अब सारी पार्टियां, सारी सियासी पार्टियां, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, कई बार हमने देखा कि उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हो जाती है, वो अब हाथ पांव मार रही हैं इस मुद्दे को अपनी तरफ करने के लिए, खींचने के लिए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, एक आपने लाइन दी थी कि इस देश में रहने वाला
हर व्यक्ति हिंदू है। जो मैंने संविधान पढ़ा, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, जो मैंने संविधान पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि इस देश में रहने वाला हर कोई भारतीय है, हर कोई इंडियन है, और उस भारतीय और इंडियन को जो उसका धर्म है उसका पालन का अधिकार देता है। मैं आपकी क्षमता पे नहीं कर सकता क्योंकि आप देश के प्रतिष्ठित पत्रकार है, मैं आपका बहुत सम्मान भी करता हूँ, मैंने लेकिन मैं मैंने एक कानून का बात कही थी, विद्यार्थी मैंने हूँ। कहा था अगर ज्योग्राफिकली, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जो परिभाषा हिंदुस्तान, क्योंकि इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा, अगर हम पहले से देखें तो अगर ज्योग्राफिकली तो हर व्यक्ति हिंदू है, सब अपने अपने मजहब के ऊपर हैं, सब अपने अपने धर्म के ऊपर हैं। देखिए मैं एंकर साहब, आप इतने वरिष्ठ है, एक सम्मानित पत्रकार है। नहीं आप मैं ज्योग्राफी आपका का मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं कानून का स्टूडेंट हूँ। और कानून का स्टूडेंट होने के कारण जो मैंने जो पढ़ पाया, जितनी मेरी छोटी बहुत ज्ञान रहा, मतलब है मेरे को थोड़ा बहुत, तो जितना मेरा समझ बन पाया उसमें ये पढ़ा मैंने कि हम इस देश में रहने वाला प्रत्येक भारतीय है और प्रत्येक इंडियन है, और उसको अपने अपने धर्म की अर्चना का अधिकार, पूजा का अधिकार, उसका धर्म का अधिकार, ये केवल हमारा संविधान देता है। हम लोग इस पे मांग चल लेते हैं। और रही बात कौन हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है, कौन हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है, कौन नफरत की राजनीति कर रहा है, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, जाति जनगणना की मांग के लेकर हम लोग, और पीडीए के साथ हम लोग आगे बढ़ने की ओर निकल चुके हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू किया, वो देश का आंदोलन कर गया। आज पीडीए की भाषा हमारे जो सहयोगी है इंडिया के, वो तो बोल ही रहे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सहयोगी दल भी आज, चाहे अनुप्रिया पटेल जी का दल हो, चाहे इनके राजभर जी का दल हो, चाहे इनके निषाद जी का दल हो, वो भी पीडीए की भाषा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको एक देश का व्यापक आंदोलन बना दिया है। क्योंकि जो वंचित समाज है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अगर उसको हम मुख्य धारा में नहीं ला पाए तो निश्चित तौर पे हम देश की सेवा या प्रदेश की जो सेवा का संकल्प है, वो हमें लगता है। क्यों जरूरत पड़ जाती है अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने की? क्यों जरूरत पड़ जाती है? निजी मामला है। मैं ऋतु जी से सवाल है। जी सर। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अगर इससे राजनीति सध नहीं रही है, तो क्यों जरूरत पड़ जाती है अपने आप को जनेऊधारी कहने की? देखिए, अगर वो जनेऊधारी है तो कहने में क्या हर्ज है इसमें? चुनाव के दौरान अगर कोई धर्म मानते हैं या मैं कोई धर्म मानती हूँ और मैं इस चीज को, उस चीज की व्याख्या भी कर देती हूँ, तो इसमें बुरा क्या है, ये बताइए मुझे। उस चीज का चर्चा क्यों होता है? इस चीज का चर्चा क्यों नहीं होता है कि जो मोदी जी जब बोलते हैं वहां पे जो है राम के नाम की बात करते हैं और वहां पे राम नाम का अपमान करते हैं, वहां पे श्री राम का के नाम पर वोट मांगते हैं और वहीं पे उनके अधिकारी जो है घोटाले करते हैं श्री राम के मंदिर वाले संस्था में। तो ये चीजें ये होनी चाहिए, ये जिक्र नहीं होना चाहिए कि जनेऊधारी। अरे जो जनेऊधारी है हमेशा से, वो तो खुद को जनेऊधारी बताएंगे, और जो नहीं है जनेऊधारी या जो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। सवाल मैं पूछ लेता हूँ जयराम जी से, ये सवाल पूछ लेता हूँ जयराम जी से, ये सवाल पूछ लेता हूँ। जयराम जी, प्रधानमंत्री भी जाते हैं गुफा में, वो ध्यान मग्न भी होते हैं, उनकी तस्वीरें भी बाहर आती हैं। उस समय आखिर क्यों नहीं कहा जाता कि ये सियासी है, ये सियासी हथकंडा है? अच्छा, इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी की आज जो भी उनकी निजी या राजनीतिक यात्रा है, उसको लेकर भाजपा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आपने डिबेट क्यों रखा? क्योंकि जनता में ये सवाल उठ रहे हैं ना, आपने डिबेट रखा है और बुलाया है तो उस पर हम विचार दे रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की फुर्सत नहीं है राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, लेकिन आज इन्होंने जितने आपने तो कह दिया ना राजनीतिक यात्रा। आम आदमी पार्टी है ना, जब आप प्रश्न पूछेंगे, आप डिबेट जब रखेंगे, मेरा कहने का अर्थ इतना है, इसको मुद्दा हमने नहीं बनाया, ये मुद्दा स्वयं राहुल गांधी ही बनाते हैं। सुन लीजिए ऋतु जी, अभी आपने पूरा प्रवचन दिया, सुनिए। मुझे 3 लोगों का जवाब देना। अब्दुल जी, जब आप आज्ञा देंगे तो मैं बोलूंगा। बोलने दीजिए पहले उनका जवाब पूरा होने दीजिए। आम आदमी पार्टी के लिए बस 2 लाइन कहूंगा, समाजवादी के लिए कहूंगा, फिर इस मुद्दे पर आता हूं। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार पर बहुत प्रवचन दिया। देश की जनता देख रही है किसकी आधी कैबिनेट तिहाड़ में लग रही है, मुख्यमंत्री जांच के दायरे में। वो तो बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिलने वाला है उनको।
दूसरी चीज ये कह रहे बड़ा हिंदुत्व का कोई कॉपीराइट नहीं है साहब। हिंदुत्व तो सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सभी लोग आए, सभी लोग हिंदुत्व को माने, ये अच्छी बात है, ये हमारी विचारधारा की जीत होगी। लेकिन जब आप नानी के किस्से सुना करके कहते हैं कि मस्जिद की जमीन छीन कर मंदिर बनाई जा रही है, तब आपका हिंदुत्व कहाँ जाता है? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें, सामाजिक न्याय इनका यही है। अरे बीच में मत बोलिए, ये क्या तरीका है? ये मैं कंटिन्यू बोलूंगा तो फिर आप महोदय, ये साफ साफ अन्याय है। इस प्रकार का डिबेट आप चाहते हैं क्या? ऋतु जी, आप चाहते हैं तो तो मैं शांति से इनका भाषण सुनता हूँ। उनकी बात पहले पूरी होने दीजिए, क्योंकि मुझे वो तो सवाल आपने उठा रहे हैं रोका ना समाजवादी कि पार्टी मैं- का। इनको सर तमीज नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री को किस समाज के साथ बोला जाता है। मैं अभी अरे क्या बोल रही हैं आप? तमीज और नहीं, ये तमीज और बदतमीजी की बात मत करिए। नहीं है, कुछ भी बोल रही है। नहीं, आप उनको अब देखिए, आप शांत रहिए। मेरा टर्न है, 3 विरोधी बोल चुके हैं, मुझे बोलिए। उत्तर सुनिए, हिम्मत है तो। बोलिए। और नहीं तो डिबेट छोड़कर भागने की बात आपने की थी, भाग सकती हैं आप। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें की, जोशी साहब ने। इनका सामाजिक न्याय बस बता देता हूँ। यादव परिवार के अंदर जैसे ही कोई 18 प्लस का हो जाए, ऋतु जी आपके पास सर आऊंगा काउंटर दे दीजिएगा। मैडम। ऋतु जी, मैम आपके पास में आऊंगा, शांत रहिए, उनको सुनने दीजिए। वो समाजवादी पार्टी पर बोल रहे हैं, प्रोफेसर जोशी भी नहीं। इंदिरा गांधी जी के लिए इतने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। आप अपनी सारी बातें रखिएगा। क्या देश के लिए शहीद नहीं हुए क्या? इस तरह से अपमानित शब्दों से उनको संबोधन किया जाना चाहिए क्या? कौन सा शब्द क्या बोला मैंने? क्या शब्द बोला? मैं सुन नहीं पाया, मुझे बता दीजिए। बातें चलिए बोलिए। मैं करेक्ट कर दूंगा, मुझे बताइए क्या शब्द बोला। ये कह रहे नानी की कहानी, नानी की कहानी क्या? नानी की कहानी क्या है? नानी कहानी हम बोलते आप तो अपने दिमाग का इलाज कराइए, दिमाग का इलाज करा लीजिए। अब्दुल जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैंने फिर बीच में बोल रही है, फिर बीच में बोल रही है। आप सुन तो लीजिए मैंने क्या कहा। दूसरों के तीर को अपने ऊपर मत लीजिए। केजरीवाल जी ने ये अरे भाई क्या अब्दुल जी कहाँ से लाते हैं? वो सुनिए ऋतु जी, मैंने भी सुना था, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर, मैं बैठा हूँ ना। राजीव जी हो। अरे भाई उन्होंने सुन वो लीजिए। अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी पर बोल अरविंद रहे थे। केजरीवाल जी का एक वक्तव्य सार्वजनिक तौर पर मीडिया में है, जिसमें वो संबोधन में कहते हैं कि मेरी नानी ने कहा कि जिस जगह पर दूसरे की मस्जिद छीनकर मंदिर बनाई जा रही हो, वहां मेरे श्री राम नहीं विराजेंगे, वहां पर तो अस्पताल बना देना चाहिए। इसमें इंदिरा गांधी कहां से आई? कांग्रेस की बौखलाहट साफ दिखती है। जाकर मानसिक इलाज कराइए, माँ जाकर इलाज कराइए। ठीक है। जानकारी हो वैसे तो मुझे पता आपको कोई अरे मानसिक चलिए, ये बौखलाहट दिख रही है। नहीं, बेकार की बहस में मत पड़िए, बेकार की बहस में मत और पड़िए। सुन लीजिए मुझे आप 30 सेकंड दीजिए। अरे कहाँ से पकड़ के लाए हैं? चलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। देखिए आप भी मेरे लिए सम्मानीय हैं, आप भी मेरे लिए सम्मानीय हैं। नहीं, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। जयराम जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अब्दुल साहब आप भाषा का वो मत दीजिए, मैंने कोई गाली नहीं दी है। नहीं, आप ये पकड़ कर लाए हैं, इस प्रकार की बातें की। नहीं, इस तरह की बात, इस तरह पे तो आपत्ति होगी ना। क्या बात है? हमने आपको भी सम्मानजनक तरीके से बुलाया है, ऋतु जी को भी सम्मानजनक तरीके से बुलाया है। अगर आपके मन में मेरे प्रति सम्मान होता तो कम से कम मेरे समय में दूसरों को बोलने का अनुमति। नहीं, मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप पूरी बात रखें अपनी। कोई कोशिश नहीं है आपकी। बिल्कुल है, 2 मिनट से आप मेरे बिल्कुल है। अब आप मुझे सर्टिफिकेट देने लगे पत्रकारिता का, बताइए। अब देख रहे होंगे दर्शक कि आप किस प्रकार नहीं, देश की जनता देख रही है, मुझे सर्टिफिकेट जनता से चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हम भी देंगे ना सर्टिफिकेट, लेना पड़ेगा। नहीं, अगर आपसे मेरे नहीं बीच में चाहिए, दूसरे देंगे। बोलेंगे, श्रीमान सुन लीजिए, अगर मुझे उन्होंने अगर मैंने बीच में बोला, आपने रोका, मैंने उनको भी रोका अपने आपको। सर, मैंने उनको भी नहीं रोका। रुकी ना, नहीं रुकी ना। आप ही बोल रहे हो, कोई और नहीं बोल रहा है जयराम जी। चलिए ठीक है ना, आप भी हाथ चलिए, से- आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे केजरीवाल जी पर, आप बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के हिंदुत्व पर उन्होंने जो कहा प्रोफेसर जोशी ने, उस पर आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रोफेसर जोशी के पास जाऊंगा। मैं बस 20 सेकंड में अपनी बात रखता हूँ। इन्होंने सामाजिक न्याय की बात की।
सामाजिक न्याय इनका यही रहा कि जब ये सत्ता में रहे तो यादव परिवार का कोई सदस्य 18 साल पूरा करते ही ब्लॉक पंचायत का प्रमुख, जिला पंचायत का प्रमुख, MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का जन्मसिद्ध अधिकार लेकर पैदा होता था। एक समय में एक ही परिवार के 24 सदस्य सरकारी लाभ को उठाते रहे, सरकारी जनप्रतिनिधि के तौर पर रहे। ये इनका सामाजिक न्याय था। इनको पीडीए आज याद आया, 12 से 17, उसके पहले मुलायम सिंह जी जब रहे तब इनको याद नहीं आया। उनका विकास कर दिया होता तो आज मोदी जी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके गठबंधन की जब सरकार थी तो पिछड़ों के लिए जो संवैधानिक ऋतु जी, आयोग शांत बना था, रहिए। उसको संवैधानिक मान्यता नहीं दे पाए। ऋतु जी, ओबीसी आयोग के प्रोफेसर जोशी इसका जवाब देते हैं। इतिहास में सर्वाधिक प्रोफेसर जोशी, मैं आपके पास आऊंगा। ऋतु जी, एक मिनट। ऋतु जी, महिला राष्ट्रपति मोदी जी ने बनाया। मोदी जी स्वयं एक पिछड़े परिवार से आते हैं, तो पिछड़े दलित सामाजिक न्याय पीडीए ये सब ज्ञान मत दीजिए। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस ठीक है, की बौखलाहट ठीक है, क्यों ठीक है? है। अरे हार का डर मत। विप्लव जी, ठीक है। हार- विप्लव जी, विप्लव जी, विप्लव जी, विप्लव जी, अच्छा, ऋतु जी, चलिए, ऋतु जी, चलिए, ऋतु जी आपके जनता पास तय आऊंगा। कर- एक मिनट जनता रुकिए, तय कर- ऋतु जी आपके पास आऊंगा। विप्लव जी हाँ। आप भी शांत रहिए। प्रोफेसर जोशी, पहले संक्षेप में इस बात का जवाब दे दीजिए जो मुद्दे उठाए हैं। देखिए, ये मैं अभी आरोप भारतीय है जनता और ये जी, जी, मैं सुन आरोप लिया। बेमानी भी नहीं कहूंगा मैं इनको, जो समाजवादी पार्टी में भारत- हाल रहा है पिछले दिनों। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, परिवारवाद की सबसे बड़ी पाठशाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सूची इतनी लंबी है, मेरे को लगता है पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके बेटे सांसद राजवीर सिंह जी वर्तमान में, संदीप सिंह उनके पोते इस समय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लालजी टंडन, आशुतोष टंडन, अमित शाह, जय शाह, यशवंत सिन्हा, जय सिन्हा, ठाकुर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, रीता बहुगुणा, विजय बहुगुणा। चलिए चलिए, ये दूसरी तरफ चली गई। ये परिवारवाद पर चली जा रही है डिबेट। नहीं, हम परिवारवाद पर डिबेट नहीं देखिए, नहीं सर सर वो सर, आपने सर, बात यहाँ पर छेड़ी है। गलत है। खैर, जवाब सुन, नहीं, जवाब उन्होंने सुन बात लीजिए। नहीं सर 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 सर, ठीक, ये ठीक। बात मैंने नहीं छेड़ी। नहीं सर, नहीं, ये हाँ, बात उन्होंने छेड़ी छेड़ी है। है, विप्लव जी ने छेड़ा। भारतीय जनता, मेरा काम है मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं जवाब दूं। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। इस देश की राजनीतिक में अगर परिवारवाद की पाठशाला है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारे परिवारवाद की बात ना करें, अपने परिवारवाद की सूची अगर मैं पढ़ दूंगा तो पूरी डिबेट यहाँ खत्म हो जाएगी। एक प्रश्न नंबर है। जो कहना चाहता हूं, आतंकवादियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैसे संबंध रहे हैं पूरे देश ने देखा है। रेड कारपेट में बैठा के ये लोग आतंकवादियों को कंधार छोड़ने का काम करते हैं। ये डाकू तहसीलदार सिंह को हमारे नेता मुलायम सिंह के खिलाफ टिकट देने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी नैतिकता का पाठ कम से कम समाजवादियों को ना दिखाइए। हमें याद था प्रधानमंत्री जी उस समय मौन थे। मैंने सर किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज पेशेंस रखिए, मैं बहुत पेशेंस वाला व्यक्ति हूँ। मणिपुर में जब हमारी बेटियों को नग्न घुमाया जाता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौन थे। हाथरस में जब दलित बेटी को जलाया गया, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी चुप थे। जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कानपुर में माँ बेटी की हत्या हो जाती है तो हमारे योगी जी चुप थे। और हमने देखा किस प्रकार पहलवान बेटियों को सड़कों पर रगड़ा जाता है तो प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों चुप थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इन 10 सालों में उजागर हो गया देश की जनता के सामने। और कर्नाटक और से जो इनका सूर्यास्त प्रारंभ हुआ है, हिमाचल से हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी ऐतिहासिक हार हुई है। पूरे मुख्यमंत्री लगे, उप मुख्यमंत्री लगे, सांसद लगे, कैबिनेट मंत्री लगे, उसके बाद भी जनता ने इनका जो सफाया करने का काम है, निश्चित तौर पर पीडीए का जो आंदोलन है वो देश का आंदोलन बन चुका है। आपके पास आता हूं, अब हम अपने मुद्दे पर लौटते हैं। ये बताइए, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, बघेल साहब के भी बयान आ रहे हैं, कमलनाथ जी के भी बयान आ रहे हैं, का फैसला कर चुकी विप्लव है। जी एक मिनट। ऋतु जी ये बताइए, इंडिया गठबंधन में किस तरह की हमारे पास जो अलग अलग सोर्सेज से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं इस रुख से कांग्रेस के बहुत खुश नहीं है। कौन से रुख से? ऋतु जी, जी, इंडिया एक गठबंधन में क्वेश्चन इसको आप लेकर दोहरा क्या देंगे? हालचाल है? क्वेश्चन आप एक दोहरा देंगे प्लीज? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, अलग अलग सोर्सेज से खबर है, मैं आपसे कंफर्म जी। करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व कहलाया जा रहा है, चाहे वो मंदिरों में जाने की बात हो या बयानबाजी हो, जिस तरह की बयानबाजी जयराम रमेश कर रहे हैं, जिस तरह की घोषणाएं बघेल साहब की तरफ से छत्तीसगढ़ में की गई हैं,
उससे इंडिया गठबंधन में 2024 को लेकर असहज स्थिति है और दलों में। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस जो है अपना स्वतंत्र पार्टी, उस पर किसी का कोई दबाव या किसी की विचारधारा से वो प्रभावित नहीं होती है। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है, वो उस पर चलती है। और रही बात असहज होने की, तो इसमें असहज होने वाली कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस का जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसी के तहत वो काम कर रही है। लगातार देखिए, हम हर स्टेट में, 5 स्टेट में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो हमने जो काम किए हैं, हम उन कामों को गिनाते हैं। हम गारंटी देते हैं, छात्रों को गारंटी देते हैं, किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को सुरक्षा का वादा करते हैं, छात्रों को देते हैं, युवाओं को रोजगार की गारंटी देते हैं। ये बात हम जाके जो ये मुद्दे हम उठा के वोट मांगते हैं। और जहां पर आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो सर उसको सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को आपने एक बात कही, रखना, उसी को निभाना। ऋतु जी, आपने एक बात कही, आप अपनी बात आगे रख लीजिएगा। आपने कहा कि पार्टी लाइन पर चलती है, किसी के दबाव में कांग्रेस पार्टी नहीं आती है, और उसकी एक लाइन है और वो अपनी लाइन पर चलती है। अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं। कमलनाथ ने अभी पिछले दिनों कहा था कि वो हनुमान भक्त हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हनुमान कथा के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की 82% जनता हिंदू है, तो ये कहने की बात ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र तो हमारा देश पहले से ही है। क्या इस बात को कांग्रेस पार्टी मानती है? देखिए सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको टोकना चाहूंगी कि तमाम तरह के इस तरह के बयान 2014 से लेकर आज जो है 2023 आ गया, भाजपा के तमाम नेता, तमाम शीर्ष नेतृत्व, तमाम छोटे नेता, तमाम एमएलए, तमाम एमपी जो है इस तरह के बयान देते। कभी किसी के बयान पर जो है आपने डिबेट नहीं की। लेकिन कमलनाथ जी ने अगर ये बोल दिया कि मैं हनुमान भक्त हूँ, तो उस पर जो है नहीं, हनुमान भक्त, माफ कीजिएगा, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है ही नहीं मैडम, इस बात पर आपत्ति नहीं है, इस बात पर आपत्ति नहीं है। आपने दूसरी बात पकड़ी। मैंने कहा कि 82% जनता हिंदू है, तो ये कहने की बात ही नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तो वो पहले से ही है, ये कमलनाथ ने कहा। इस पर मैं कह रहा हूं, क्या ये आप मानती हैं? बोलिए। हम हिंदुओं पर बोलते हैं या हिंदुत्व बल बोलते हैं, तो वो खबर बन जाता है। लेकिन लगातार तमाम तरह के बयान जो है, इस तरह के ऊटपटांग बयान जो है भाजपा के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन वो चर्चा में नहीं आते, जबकि वो आने चाहिए। और कमलनाथ जी ने जो कहा वो कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि समाज में वैमनस्य आए, लेकिन ये तो इस तरह के बयान देते हैं जिससे समाज में वैमनस्य आता है, आपस में जो है एक समाज दूसरे समाज का दुश्मन हो जाता है। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं मैडम, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री आप ही की पार्टी के हैं अजीज कुरैशी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता वोट मांगने के लिए हिंदुत्व की माला जप रहे हैं। ये आप ही के पार्टी के पूर्व नेता हैं अजीज कुरैशी साहब, गवर्नर भी रहे हैं। देखिए, पहली बात तो किसी के निजी बयान का हम कोई समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा, इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। दूसरी बात, किसी के निजी बयानों का हम यहाँ पर जो है हम सफाई इस चीज की नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है वो महत्व रखता है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अपने संस्कारों को निभाना, अपनी संस्कृति को निभाना, या अगर मैं मंदिर चली जाऊं उस चीज को आप हाईलाइट कर दें, तो उसको ये नहीं कहना कि हम वो वोट के लिए कर रहे हैं। हम वो वोट के लिए नहीं कर रहे हैं सर। चलिए, समय अब कम है, सभी का मैं बयान ले लूं, सभी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेना चाहूंगा। जयराम जी, संक्षेप में अपनी बात रख दीजिएगा, फिर मैं और अब मैं प्रार्थना करूंगा। अभी लगातार 3 मिनट मैंने सुना, 30 सेकंड भी अगर मैं बोलूं तो मेरे बीच में नहीं बोले। चलिए बताइए। देखिए, इनका यहीं पे हिंदुत्व अभी प्रमाणित हो गया ना। 2-4 प्रश्न आपने पूछे और उसमें दाएं बाएं बातें होने लगी। इसलिए देखिए, आज जो स्थिति है, राहुल गांधी जी के पुराने बयान हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बयान, वो मोहब्बत बरसाने वाले थे। ये कह रही है वैमनस्य नहीं फैल रहा है। सनातन मिटाने की बात अगर स्टालिन करता है, वो वैमनस्य नहीं फैला रहा है। अगर ए राजा सनातन और हिंदुत्व की तुलना एड्स जैसे बीमारी से कर दे, उससे वैमनस्य नहीं फैल रहा है। चंद्रशेखर अगर तुलसीदास जी के लिखे हुए रामायण को लेकर जातिवाद भड़काए, तो उससे वैमनस्य नहीं फैल रहा है। अरे 30 सेकंड तो पेशेंस रख लेती। मैं आपके पास आऊंगा, ऋतु जी आऊंगा। आपका
कैसा आप अपना प्रदर्शन कर रही है? अपने समय में बोलिए ना। इसको बदतमीजी कहते हैं, इसको बदतमीजी कहते हैं। अरे जाइए उठ करके। अब्दुल जी, आपने अगर इसी प्रकार के बीच में इनको बुलवाने के लिए, ये मेरे वक्तव्य को डिस्टर्ब करने के लिए बुलाया है, तो इनको भेजिए उठा करके। क्या बार बार धमकी दे रही है? मैंने क्या गलत बात कही? ऋतु जी, क्या तरीका है? चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है। नहीं, कांग्रेसी प्रवक्ता ही बन जाइए। वंदना जी आप अपनी बात रखिए। कांग्रेसी चैनल का ठप्पा मत लगाइए। ठीक है, मैं आऊंगा आपको। कांग्रेसियों को इतनी छूट मिलेगी कि भाजपा के वंदना जी को अपनी बात बीच में रखने दीजिए। जयराम ऐसे मत लड़िएगा, ऐसे मत लड़िएगा प्लीज। कुछ अनर्गल बातें करेंगे। चलिए, और अभी आप कह रहे थे हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए, साफ साफ आपकी ठीक है वंदना जी, समय की कमी है, अपनी बात रख दीजिएगा। 30 सेकंड में अपनी बात रख समय दीजिएगा। की कमी हो गई। देखिए, बहुत देर से वंदना जी जयराम बैठी जी हैं, आपको चुप सुन हो, रही हैं। चिल्लाना बंद करें तभी तो मैं कुछ बोलूं। जयराम जी, शांत को रहिए। सर्टिफिकेट देके जाएंगे सभी को। चलिए, वंदना जी आप बोलिए। इतना सलीका नहीं है कि हमारे बीच में बोल रही है। देखिए, मैं तो कहूंगी सारी पार्टियां इधर उधर की बातें करती हैं। सारी पार्टियां ये सॉफ्ट धार्मिक चीजों की बात करती है, सॉफ्ट हिंदुइज्म की बातें करती है, बट क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ये इस तरीके की बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, वो राजनीतिक काम की करती नहीं है। वो सिर्फ यही राजनीति करती है, धर्म के नाम पे सांप्रदायिक झगड़े के नाम जयराम जी को बोलने पे दीजिए। राजनीति करनी है, तो वो क्यों वंदना जी एक मिनट, वो क्यों नहीं बात करती है? एक मिनट वंदना जी, एक मैं मिनट। बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। चलिए बोलिए वंदना, मेरे बीच में जयराम जी बोलिए। चलिए तो मैं आपको कह रहा हूं ना, आप बोलिए, आप अपने दिल की भड़ास निकालिए, बोलिए। भड़ास तो आप निकालिए साहब। भाजपा से ऐसी क्या दुश्मनी है कि अरे कांग्रेस किसी को के कोई प्रवक्ता दुश्मनी को नहीं बीच है, में ना बोलने कोहू का से अवसर दोस्ती, देते ना हैं। कोहू से ये बैर। साफ दिख रहा है ना। अब ये छोड़िए ना, आप अपनी 3 बात मिनट रखिएगा सर। कांग्रेस के प्रवक्ता का प्रवचन हुआ। अरे तब आप आपने अपनी कुछ बात नहीं रखिए कहा। ना। अब ये किस आप प्रकार क्या की कहना बात चाह रहे हैं? आप साहब? बोलिए, आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में, आप बोलिए। कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो सबने देखा है। कांग्रेस पार्टी वही है जो अपने शासन काल में हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी वही है जिसने चलिए, समय लगातार- अब खत्म हो गया है। जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी आपका, प्रोफेसर